उन तंग तंग सी गलियों में आगे ही आगे बढ़ता आदिल तारा के बताए एड्रेस की तलाश में था। वो इलाका जिसका नाम लेना भी शुरफा के लिए एक गाली होता है। वहाँ जहाँ दिन सोते हैं और रातें जागती हैं, वहाँ हुस्न बिकता है और शामें खरीदी जाती हैं। वहाँ रात की तारीकियों में उनको रानी कहा जाता है और दिन के उजालों में गालियाँ दी जाती हैं। मुझे गुलबदन बाई से मिलना है, उनका कोठा कहाँ है? उसने एक राहगीर से पूछा था। तारा ने था कि उस बाजार में किसी से भी पूछ लेना, गुलबदन बस एक ही होगी। सी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ थीं जिन्हें अबूर करके वो ऊपर आया था। 2 छतियों में, खिड़कियों में, ताकचों में बनी ठनी औरतें दियों की तरह जगमगा रही थीं। जेवर लादे, मेकअप थोपे, भड़कीले चमकीले मलबूसात में वो औरतें जो अपने अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने पर मामूर थीं। मुझे गुलबदन से मिलना है। किसी ने उस बड़े दालान की तरफ इशारा किया। वहाँ महफिल जारी थी। वो उस सतून के पास आकर खड़ा हुआ। उसने इतनी हसीन औरत सारी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो रक्सां थी। वैसा रक्स भी उसने कभी नहीं देखा था। उसकी एक एक अदा, एक एक हरकत मुकम्मल थी। उसके कदम उठाने से वापस ज़मीन पर धरने तक हर जुम्बिश में नज़ाकत थी। वो बहुत देर तक बेखुद खड़ा उसे रक्सां देखता रहा था। हसन ने बेयकीनी से स्क्रीन पर जगमगाते उन हरूफ को देखा था। आज उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया था और वो बता रहे थे कि वो पूरे बोर्ड में 2nd पोजीशन हासिल कर चुका था। वो बस साकित वहाँ पर बैठा था। वो बस साकित बैठा देखता रह गया था। मुबारक हो। कुछ देर बाद किंजा वहाँ से गुजरी तो उसे यूं बैठे देखकर उसकी तरफ आई। उसे देखा और फिर स्क्रीन को। अरे वाह, तुम तो पूरे बोर्ड में। ओ माय गॉड एहसन, तुम कितने लकी हो। ताई अम्मी कहाँ हैं आप? सारे घर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वो उजड़ी पुजड़ी सी दहलीज पर गिरने के से अंदाज में बैठी थी। सबको उसे देखकर सांप सूंघ गया था। वो मैके ऐसे तो नहीं आती थी। तैयार श्यार, मेकअप किया हुआ, जेवरात, महंगे कपड़े, खुशबुओं से महकी हुई। और अब क्या हुआ? अमरीन, तू ऐसे अचानक? और ये क्या हुलिया बना रखा है? बहनें उसे खींच खांच कर चारपाई तक लाई थी। वो तो जैसे अपने हवासों में ही नहीं थी। एक बहन भागकर पानी का ग्लास भरकर लाई थी। अमरीन, कुछ तो बोल, क्या हुआ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बोल। उसने मुझे तलाक दे दी। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया और हाथ सीने से जा लगे। हाय मैं मर गई, हाय। वो उन्हें देख कर ही रह गई। ऐसा क्या कर दिया था तूने जो ये नौबत आ गई? ऐसा क्या कर दिया था तूने जो ये नौबत आ गई? आप ही पानी पी लो। बहन ने मुंह से ग्लास लगाया। हाँ हाँ पिलाओ, जाओ बोतल लाओ इस मैडम के लिए, बड़ा मारका मार के आई है मनहूस। उन्होंने उसे दोहतड़ों से पीट डाला था। कुतिया बोल, क्या चांद चढ़ाया है तूने जो ये सब हुआ? उसके गालों पर बेबसी के आंसू बह रहे थे। मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। मर जानी बेहदायते, तू मर तो सकती थी ना, वहीं दफान हुई रहती। वापस क्यों आ गई? वहीं किसी बस के नीचे आ जाती। तू वापस क्यों आ गई? उन्होंने सीना को भी करते हुए बैन डालने शुरू कर दिए थे। वो औरत भी सच्ची थी। लड़कियों की फौज ब्याहने वाली थी और ऐसे में ब्याही हुई वापस आ गई थी। तलाक से बड़ी परेशानी तो ये थी कि उसके हिस्से के 4 निवाले कहाँ से पूरे होंगे। हाय नसीब, उनके कोसने जारी थे। उस पे जो कयामत गुजरी सो गुजरी। उनके लिए तो बजाते खुद एक कयामत थी। साद खामोश सेहन में बिछे तख्त पर सर झुकाए बैठा था। जब फरहान घर में दाखिल हुआ था, वो सीधा उसी की तरफ आ गया था। क्या सोच रहे हो? उसने चौंक कर सर ऊपर उठाया पर खामोश रहा। अपने दोस्त को याद कर रहे थे। उसके दिल पर इतनी कुल्फत छाई हुई थी कि वो हाँ भी ना कह पाया था। फरहान ने रसान से उसके कंधे पर हाथ रखा था। जो कुछ हुआ, जो भी, उसे भूल जाओ। कम से कम भूलने की कोशिश तो करो। जाने वाला चला गया है पर तुम अभी जिंदा हो। यूं रोने धोने से जिंदगी नहीं गुजरती। साद माजी से सबक सीखा करते हैं और आगे बढ़ जाया करते हैं। फरहान कहकर उसका कंधा थपथपाकर उठ गया था। वो बहुत देर तक फर्श को घूरता रहा था। सबक तो उसने सीखा था, लेकिन शायद वो नहीं जो मुकद्दर ने सिखाना चाहा था। उसे सीख जाना चाहिए था कि कुछ गुनाहों की पकड़ फौरी और बहुत सख्त होती है। वो बहुत जल्द और शदीद मिलती है।
لیکن اس نے کچھ اور سیکھا تھا۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ کیا اب بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا؟ ایک زندگی کے بدلے بھی نہیں، اس نے سوچا تھا۔ فرحان نے اسے واپس مدرسے نہیں بھیجا تھا۔ اب وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ اب وہ ڈر چکا تھا۔ اس لڑکے کی جگہ اس کا بھائی بھی ہو سکتا تھا۔ علی کی میت اس کے گھر بھجوا کر اس نے قاری صاحب سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ساتھ سے بھی کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ تمہارا کالج میں داخلہ کروا دیا ہے، اگلے ہفتے سے کلاسز ہیں، بس اب آگے بڑھو۔ آگے بڑھنا اتنا آسان ہے؟ گلبدن نے اسے سرتا پا دیکھا تھا اور تنزیہ سا ہنسی بھی تھی۔ اچھا تو تو ہے وہ جس کے لیے وہاں جنگیں مچی ہوئی ہیں؟ وہ سر جھکا گیا تھا۔ واقعی دل آئے گدھی پر تو پری کیا چیز ہے۔ تارا آپی نے کہا تھا مجھے آپ کے پاس آنے کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ ان کی بہن ہیں۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں اس کی بہن ہوں، لیکن وہ میرا بھائی ہے یا بہن یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ اس نے آنکھ کا کونا دبایا اور اٹھ کر سنگھار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اب وہ اپنے بالوں میں اٹکے موتیے کے گجرے علیحدہ کر رہی تھی۔ اس کا فون آیا تھا مجھے، تیرے بارے میں بتایا ہے مجھے کہ تجھے بھیج رہی ہے۔ ملک سے دشمنی تو اس کے لیے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور کلیوں کے ڈھیر میز کے ایک کونے میں بڑھتے چلا جا رہا تھا اور کلیوں کا ڈھیر کونے میں ایک بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا کہ تو کون ہے، کہاں سے ہے، کیوں ہے۔ تارا سے تیرا رشتہ یہ ساری فضول بکواس ہے۔ مجھے اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو میرے پاس آیا ہے تو میں تجھے بس چھت دے سکتی ہوں۔ 2 وقت کی روکھی سوکھی جو کھاؤں گی وہ بھی تجھے دے دوں گی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس نے بہت دیر تک سوچا تھا۔ عادل نے کارپیٹ کو پیر سے کھرچا تھا۔ باقی رہ گئی اس کی بات کہ تیری پڑھائی وغیرہ ہے، تو میں نے یہاں اسکول نہیں کھول رکھا اور نہ ہی کوئی استانی لگی ہوئی ہوں۔ میری طرف سے پڑھ نہ پڑھ، کیسے پڑھے گا کیسے نہیں، مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ آپ بس مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دیں، باقی میں خود سے کر لوں گا۔ اس نے شیشے میں ہی اسے بغور دیکھا تھا۔ ہاں سب کچھ تجھے خود ہی کرنا ہے۔ گلبدن کسی کے لیے بیساکھی نہیں بن سکتی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ احسن کا کالج میں پہلا دن تھا، وہ پہلے ہی دن لیٹ ہو چکا تھا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو پھر جلدی جلدی میں تیار ہونا پڑا تھا۔ ابھی بھی وہ 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ اسی بھاگم بھاگ میں وہ کوریڈور میں سے گزر رہا تھا جب آخری کونے میں دوسری طرف سے آتے لڑکے سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ لڑکا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا تھا اور پیچھے کو گرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون فرش پہ گرا تھا۔ سوری اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکا اب بھی وہیں زمین پر گرے گرے فون اٹھا چکا تھا۔ اسکرین کا کانچ دور دور تک ٹوٹ چکا تھا۔ موبائل کی پشت پر بھی کئی دراڑیں نمودار ہو چکی تھی۔ ریئلی سوری یار، اسے واقعی افسوس تھا۔ اس کی وجہ سے بیچارے کے نئے فون کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ میں ہی بے وقوفوں کی طرح ڈکارتا پھر رہا تھا۔ اچھا اب کیا شرمندہ ہو کے سارا ہی ختم ہو جائے گا؟ چھوڑ دینا یار، اٹس اوکے۔ وہ اٹھا، اس کا کندھا تھپ تھپ آیا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ احسن کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ 2 انجان نفوس کی وہ پہلی مڈ بھیڑ تھی، ایک متعلقہ کی زندگی اور وہ بھی ایک انتہائی غریب گھر میں۔ امرین کے لیے دنیا تنگ کر دی گئی تھی۔ وہ ذرا سا گھر اب اس کا نہیں تھا۔ وہ اور اس کے گھر والے اسے بار بار پوچھتے تھے کہ وہ کیوں واپس آئی۔ بار بار جتایا جاتا تھا کہ وہ کس قدر غیر اہم اور بلا وجہ کی ذمہ داری ہے۔ بڑے بھائیوں نے خرچے کے نام پر ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ پہلے بھی جو جمع تھا اس کی شادی پہ لگا دیا، اب اپنے بچوں کا بھی تو سوچنا ہے نا بھائی۔ نہ بھائی نہ، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ چھوٹے بھائیوں کی فوج بھی اس سے نالاں تھی۔ وہاں تو روٹی کے 4 نوالے بھی میسر نہ تھے۔ اس دن اس کی بہت بری حالت تھی۔ صبح ناشتے کے نام پر آدھا پاپا اور چند گھونٹ چائے ملی تھی۔ اب دن کے 2 بجنے کو تھے اور کھانے کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ صحن میں سرکنڈوں کے باورچی خانے میں آئی۔ اماں روٹی بنا رہی تھی۔ بہت بھوک لگی ہے اماں۔ انہیں اس پر ترس آیا تھا۔ دنوں میں وہ پیلی پھٹک ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے آدھی روٹی پہ 1 چمچ سالن رکھ کر دیا تھا۔ وہ تو اس کے لیے منو سلوا تھا۔ وہ 4 لقموں میں ہی جلدی جلدی کھا چکی تھی، باقی روٹیوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب اماں کو غصہ آیا۔ تیرے باپ کے لیے ہے، اب اس کی بھی تجھے دے دوں؟
अपने हिस्से की तो दे दी है। उसके पेट में अभी तक आंतें गुच्छम गुच्छा हो रही थी, जल्दी ही खा गई। और है? कोई जवाब ना आया। सबसे बालाई मंजिल पर बना डरबानुमा कमरा था वो, जिसे यकीनन स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा था। काठ कबाड़, पुरानी ढोलकियां, डब्बे, झलंगा सी कुर्सियां, उसने घसीट घसाट कर सारा सामान एक तरफ लगाया और इतनी जगह बना ली कि फर्श पे अपना बिस्तर बिछा सके। वो पुरानी सी दरी और मरियल सा सिरहाना, एक निस्बतन मजबूत डब्बा रखकर उसने उस पर अपनी किताबें वगैरह रख छोड़ी थी। सामने वाली दीवार में 2 कीलें ठोंक कर रस्सी बांधी और कपड़े टांग लिए तो बस वो उसका ठिकाना हो गया। जन्नत से तो वो बहुत पहले ही निकाल दिया गया था। हाँ, ये था कि अब उसके सर से आसमान भी नोच लिया गया था। उस रात उसे गुलबदन ने बताया, उस बंदे से दुश्मनी तो महंगी पड़ गई तारा को। बड़ा बुरा हुआ, उसने छापा पड़वा दिया। स्मगलिंग, नशा और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाकर 10-10, 12-12 साल के लिए उन्हें अंदर करवा दिया है सबको उसने। वो तेरी तारा, उस पे तो सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं। उसका दिल बंद होने को था। उसकी मददगार को उसकी मदद चाहिए थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। वो कभी उसकी कुर्बानियों का बदला चुका भी सकेगा, उसने सोचा था। किंजा बहुत देर से खिड़की में खड़ी थी। बाहर लॉन में एहसन किताबें फैलाई पढ़ने में मसरूफ था। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही थी। पता नहीं क्यों, पर वहाँ से हटने को दिल नहीं कर रहा था। और दिल ने ये ख्वाहिश पहली बार तो नहीं की थी। वो उससे अनजान नहीं थी। वो जानती थी कि वो कैसे कैसे उसकी चाह में गिरफ्तार रहा है। वो अपने उस संजीदा से कज़न के लिए कुछ जज्बात रखती थी। वो मुख्तलिफ था, सबसे अलग सा, और यही शय उसे मुनफरिद बनाती थी। क्या कर रही हो किंजा बच्चे? ताई अम्मी अंदर आई तो वो हड़बड़ा गई। वो उसकी तरफ बढ़ी तो वो जल्दी से खिड़की के पास से हटी थी, लेकिन वो इतनी सी ही देर में उसकी नज़रों का इर्तकाज भांप चुकी थी। बाहर देखा, फिर उसे, और मुस्कुरा दी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है ना? वो सर झुका गई। लेकिन मेरी बेटी से ज़्यादा अच्छा नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था। बस एक दफ़ा कहना, कान से पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगी। ताई अम्मी वो झींप गई थी। वो सेहन में बिछी उस झलंगा सी चारपाई पर लेटी थी। नींद से पलकें जुड़ी जा रही थीं और गर्मी की शिद्दत से दिल बैठा जा रहा था। बिजली कब से बंद थी और अब पंखा झल झल कर उसके हाथ दुखने लगे थे। एक तरफ अम्मा, अब्बा और बड़े भाई थे जो राजो नियाज में मसरूफ थे। हाँ तो अम्मा, इद्दत पूरी हो गई ना, तो बस अब सारी उम्र इसे सीने से लगाए रखेंगे क्या? पीछे वालों की नहीं करनी। वो चुप रह गई थी। जो रिश्ता आएगा वो इसका पूछेंगे कि क्यों आ गई वापस। अब किस किस को बताएंगे? वो सोचेंगे इसमें नुक्स है, क्या पता छोटियों में भी हो। वो नीम गनूदगी में थी। बस तुम हाँ करने की सोचो। अगली सुबह अम्मा ने उसे बताया था, एक रिश्ता आया है तेरे लिए। सरकारी स्कूल उस इलाके से कोई 3 किलोमीटर दूर था। उसने तारा के दिए पैसों में से वहाँ दाखिला ले लिया था। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। 8वीं में उसके बोर्ड मार्क्स 96% थे, तो आसानी से दाखिला हो गया था। लेकिन वहाँ भी उसका इस्तकबाल वैसा ही हुआ था जैसा हमेशा हर जगह होता था। उसकी चाल पे फिक्रे, उसके लहजे पे तंज, उसके बोल चाल पे ठट्ठे, उसके खदो खाल पे उंगलियाँ, उसके जिस्म पर बातें, गालम गलोच, तमस्खर, वही सब बार बार। लेकिन अब वो इन सब का आदी हो चुका था। तकलीफ देने को और बहुत सारी बातें थीं। जो कुछ वो झेल रहा था उसके सामने वो सब बेज़रर था। रोज़ कई किलोमीटर पैदल चलने से उसकी टांगें लकड़ी की तरह हो चुकी थी। पैसा तेज़ी से ख़त्म हो रहा था और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जिससे वो अपने खर्चे के लिए हीला कर सकता। तारा की याद हर पल साथ थी। वो जाने कहाँ किस हाल में थी। उसने गुलबदन को दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया था। वो उसके बड़े भाई का जानने वाला था, इरफान। 3 हफ्ते हुए उसकी बीवी मर गई है। ज़रा सा दूध पीता बच्चा है। वो बस उसके लिए शादी करना चाह रहा है। अब तू किसी को औलाद का सुख क्या देगी? चल, दूसरों का बच्चा ही अपना समझकर पाल लेना। वो बस खामोश बैठी रह गई। उसकी मर्जी की क्या अहमियत? उसकी राय तक नहीं पूछी गई थी। वो तो बस एक ही बात जानती थी कि वो जन्नत से निकाल दी गई है, तो अब उसे वो जहाँ भी रखे, तो अब वो जहाँ भी रहेगी वो जगह जन्नत नहीं होगी। उस शख्स को देखकर उसे शिद्दत से इमरान की याद आई थी। वो उम्र में उससे 10-12 साल बड़ा आदमी था। बड़े बाजार में नान छोलों की रेढ़ी लगाता था।
तो बस वो जुमे को बारात लेकर आ गया और उस भद्दे से गोटा किनारी वाले आछी गुलाबी जोड़े में उसे ले गया। 2 कमरों का पक्का सा मकान, सेहन में एक तरफ रेहड़ी खड़ी थी। तेरे पहले शोहर का क्या नाम था? ये पहला सवाल था जो उसने सुहाग रात को किया था। इमरान। याद तो आती होगी उसकी तुझे? वो चुप रह गई। मतलब आती है। उसने एक तरफ चारपाई पर सोए हुए बच्चे की तरफ इशारा किया। मेरे को औरतों की कमी नहीं है, तुझे तो बस इसलिए लाया हूँ। अली शेर मेरा बेटा है, इसे शिकायत ना हो जी, वो होले से बोली थी। वैसे तुझे क्या पता ममता क्या होती है? तेरे भाई ने मुझे तेरे बारे में बताया कि तू बांझ है ना। तो अमरीन ने बहुत सारे आंसू हलक में ही उतारे थे। चल बस कर ये चोंचले, उठ कपड़े बदल और मेरे लिए दूध लेकर आ। चल उठ। वो खामोशी से उठ गई थी। आदिल उस रोज़ स्कूल से लौटा था जब उसने सीढ़ियों के पास तपते सेहन में उसे अब नॉर्मल से लड़के को देखा था। वो शदीद गर्मी में जलते बलते फर्श पे बैठा कुछ अलूल जलूल सी चीज़ें लिए खेलने में मसरूफ़ था। इधर क्यों बैठे हो? देखो कितनी धूप है, जाओ नीचे। उसे उसने कई बार आते जाते देखा था। कद काठ में वो आदिल जितना ही था, लेकिन उससे कुछ कमज़ोर और बचगाना सा। वो अब नॉर्मल था। ये तरबूज जैसा बड़ा सर, बाहर को टंगी ज़बान और कदरे भेंगी आंखें। वो जिस्मानी तौर पर बड़ा था लेकिन ज़हनी लिहाज से किसी बच्चे जैसा था। आदिल जब तक यूनिफॉर्म बदल कर अपने लिए खाना लेकर वापस आया, वो वहीं बैठा था। खाना खाओगे? उसने इशारे से उसे कमरे में बुलाया था। वो झींपता हुआ आ गया था। आ जाओ साथ में खाते हैं। उसने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया था। उसकी ज़िंदगी में वो अनजान इंसान क्या किरदार अदा करेगा? अगर वो उस लम्हे जान लेता तो उसे कभी भी अपने पास ना बुलाता। एहसन काफ़ी देर से बेंच पर बैठा लड़कों को फुटबॉल खेलता देख रहा था। खुद तो उसे खेलने में शगफ नहीं था, बस वक्त गुजारी के लिए उधर आ गया था। वो उसका फ्री पीरियड था। तभी उसने सामने से उस लड़के को आते देखा था जो उस दिन उससे टकरा गया था। पहले तो वो एक सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ गया, लेकिन फिर चौंक कर पलटा और उसकी तरफ आया। हेलो, बशाशत से कहता हुआ वो उसके पास आ गया था। कैसे हो? उस दिन तो बड़ी उजलत में थे, जैसे तुम्हारी ट्रेन मिस हो रही हो। आज लगता है खुद ही मिस कर दी है। एहसन हंस पड़ा। मेरा फ्री पीरियड है। सही। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और सामने देखने लगा। एहसन भी सामने देखने लगा था। जब कुछ ख्याल आने पर उसे देखा। वो तुम्हारा फ़ोन ठीक हो गया क्या? तुम अभी तक उसी में उलझे हो तो नहीं सोचना चाहिए क्या? मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ था। वो हंस दिया। अरे नहीं बाबा, बस कुछ स्क्रैच थे, कोई बात नहीं, मतलब ठीक नहीं हुआ। जाने दे यार। एहसन फिर से सामने देखने लगा था। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है। वो उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वैसे मैं साद हूँ, साद रज़ा। एहसन ने उसका बड़ा हाथ थामा था। एहसन, नाइस टू मीट यू। चंद ही दिनों में अमरीन उस आदमी की खसलत को पहचान गई थी जो उसका दूसरा शोहर था। वो पक्का जुआरी था। दिन भर नानचनों से वो जो कुछ भी कमाता था, रात को यारों दोस्तों के साथ जुए और शराब में उड़ाता। वो वहीं की वहीं खड़ी थी जहां मैके में थी। कई दफ़ा तो दिन में खाने को एक तिनका भी नहीं होता था। रात को जब रेहड़ी वापस आती तो वो बचे खुचे नान के टुकड़े चुन चुन कर खा लेती थी। मसला उसका नहीं था, उसे फाकों की आदत थी। उसे वो सब सहना आता था। मुसीबत तो वो चंद माह का बच्चा था। वो दिन भर भूख से बिलकता था। वो उसे सैर नहीं कर पाती थी। वो बांझ थी तो कामिल बांझ थी। उससे किसी को फैज़ नहीं मिलना था तो नहीं मिलना था। उस नन्हे से बच्चे को दूध की चंद बूंदें, बस 1-2 दफ़ा उसने घर के सौदा सलफ और उसके दूध के लिए पैसे मांगे। 1-2 दफ़ा उसने घर के सौदा सलफ और उसके दूध के लिए पैसे मांगे तो वो आंखें दिखाने लगा था। अपनी अयाशियाँ पूरी करने को बच्चे का नाम लेती है। एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा मैं। उस दिन तो उसने अमरीन की चुटिया से पकड़कर उसे घुमा ही डाला था। रोज़ रोज़ यही बकवास। नहीं है पैसे, कहाँ से लाऊं? तेरे बाप की फैक्ट्री है पैसे बनाने की, जा उससे ले आ। उसकी दुनिया जहन्नुम से भी बदतर हो चुकी थी। जहन्नुम से तो शायद खुलासी हो जाती कि खुदा को रहम आ जाता, पर बंदा वो रहम करने को हरगिज़ तैयार नहीं था। उस दिन मौसम बड़ा खुशगवार था। सुबह ही से सुरीली ठंडी हवा चल रही थी। उसमें खामखा झूम झूम जाने को मन करता था। एहसन खामोशी से ग्राउंड में एक तरफ दरख्त की छाया तले बैठा
टेस्ट तैयार करने में मसरूफ़ था जब साद उसके पास आन बैठा। तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं तो अंदर लैब में ढूंढ रहा था। वो चुपचाप पढ़ता रहा। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? जवाबन एहसन ने उसे किताब दिखाई थी। ये तो बहाना है। मैंने अक्सर नोट किया है कि तुम कॉलेज में बड़े अकेले अकेले रहते हो, खामोश, अपने आप में गुम। ऐसा क्यों? पता नहीं। उसने कंधे उचकाए तो साद ने मुंह बिसोरा। ये क्या बात हुई भला? वो चुप रहा था। वैसे मैं भी अब तक कोई दोस्त बनाना नहीं चाहता। क्यों? एहसन ने चौंक कर पूछा तो उसने कंधे उचकाए। साद ने मुंह बिसोरा। ये क्या बात हुई भला? वो चुप रहा। एहसन ने चौंक कर पूछा। बस तकलीफ होती है जब वो आपको छोड़ जाते हैं, कई दफ़ा तो इतनी दूर के एक बार बस अब आप अपना आप दिखाने को भी नहीं आ सकते। एहसन ने उसे पहली बार इतना संजीदा देखा था। लेकिन फिर सोचता हूँ दोस्त तो होने चाहिए, कम अज़ कम कोई तो ऐसा हो जिसे मैं अपना हाल सुना सकूं और वो मुझे बिना जज किए बस सुनता रहे। वो घास तोड़ता कह रहा था। मेरे दोस्त की सीट खाली है, तुम इंटरव्यू देना चाहोगे? वो शरारत से कह रहा था। मुझ जैसा बोरिंग डल, अपने आप में मगन। साद ने कंधे उचकाए। लड़का किसी का दोस्त बन सकता है क्या? यकीनन। बायो की लैब में प्रैक्टिकल की क्लास हो रही थी। उस्ताद साहब ने उन सब लड़कों को ग्रुप बनाने को कहा था। वो आपस में ग्रुप बन गए और वो अकेला खड़ा रहा। आदिल, तुम उमर लोगों के साथ शामिल हो जाओ। वो उनके ग्रोह की तरफ आया तो वो सब उसे हकारत से देख रहे थे। सॉरी, हम तुम्हें नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें अपना मजाक नहीं बनवाना है। चलो कहीं और जाओ। तहकीर से उसका चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। इसलिए कि मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ। हाँ, इसलिए कि हम सब तुम जैसे नहीं हैं। उस लड़के ने बुरा सा मुंह बनाया था। खुदा किसी को तुम्हारे जैसा बनाए भी ना। आदिल की आंखें छलकने को थीं। खुदा किसी को तुम्हारे जैसा भी ना बनाए, कामिल, लेकिन अधूरा। मैं अधूरा रहूँगा, लेकिन मुकम्मल अधूरा हूँ। तुम अधूरे मुकम्मल हो। वो उनके ग्रुप से निकल गया था। एहसन ने एक उचटती हुई नज़र उस जूस के टिन पर डाली थी और दूसरी लाने वाले पर। ये किस खुशी में? साद ने बड़ा सा घूंट भरा था। किसी भी खुशी में समझ लो। उसने हिचकिचाहट के साथ वो लिया था। फिर भी बताओ तो। मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, इस खुशी में। एहसन हंस पड़ा था। उसने मुंह बनाया। यार, तू अखीर चुस बंदा है। ऐसे डर रहा है जैसे मैंने जूस में कुछ मिला रखा हो और तुझे बेहोश करके पिशावर बेचाने का प्लान हो। खोचा, हम ऐसा काम नहीं करता। वो दोनों साथ साथ ही क्लास से निकले थे। मेरे अब्बू कहते हैं मुझे इंसान परखना नहीं आते, तो एहतियात करना चाहिए। इंसानों को परख कर करना भी क्या है हमने? सब इंसान एक से ही तो होते हैं। वही दो आंखें, एक नाक, दो कान, एक दिल। नहीं। एहसन लाजवाब हुआ। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। ओफ, उसने आंखें रगड़ी थी। मेरी तो आंखें भर आईं ऐसी तारीफ सुनकर। नवाजिश सर। वो एक हाथ सीने पर और दूसरा कमर पर रखकर झुका था। आदिल स्कूल से लौटा तो वो अब नॉर्मल सा लड़का वहीं सीढ़ियों पर बैठा गोया उसी के इंतज़ार में था। उसे देखा तो खुशी से ताली बजाने लगा। आदिल ने मुस्कुरा कर उसे देखा और उसके बालों में हाथ फेरा। भाई आया। वो चंद सानियों के लिए साकित रह गया। ये लफ्ज़ उसने ज़िंदगी में पहली बार सुना था। अपने लिए पहली बार किसी को यूं खुश होते देखा था। कैसे हो? उसने बशाशत से पूछा। वो उसके पीछे ही ऊपर आ गया था। किस्मत जब आपसे कुछ लेती है तो उसी वक्त बदले में कुछ दे भी जाती है। उसे तहकीर मिलती आ रही थी। ऐसे में वो मोहब्बत भले ज़रा भर ही क्यों ना थी, लेकिन उसके लिए बहुत थी। खाना खाया? उसने नफ़ी में सर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों भाई मिलकर खा लेते हैं। उसने खिलखिलाकर सर हिलाया था। कॉलेज में दिसंबर टेस्ट शुरू हो चुके थे। पढ़ाई का भूत अपना आप मनवाने वहाँ भी पहुँच चुका था। डरे सहमे तुलबा यहाँ वहाँ टोलियों में पढ़ते दिखाई देते थे। वहीं ग्राउंड में एक तरफ जर्द नर्म गर्म सी धूप में वो दोनों बैठे थे। एहसन उसे वो इंग्लिश का सबक पढ़ा रहा था और वो जमाइयाँ ले रहा था। तेरा लहजा बड़ा अच्छा है यार, सच्ची इंग्लिश सूट करती है तुझ पे। तू बोलता है ना तो दिल करता है चुप करके तुझे सुना जाए, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि तू चुप कर जा। एहसन ने उसे घूरा। 2 दिन हो गए अभी तुमसे ये चैप्टर नहीं हुआ। कर लेंगे। साद ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। वो दोबारा से पढ़ाने लगा था। बस यार प्लीज़ ना, तुझे कसम है, बस कर दे, अब मुझे उल्टी सी आ रही है। उसने किताब झपटी और बंद करके एक तरफ डाल दी। चल कुछ खाने चलते हैं।
نہیں میرا ابھی بہت رہتا ہے پڑھنے والا، ٹینشن نہ لے یار، اس نے کہا۔ نہیں میرا ابھی بہت رہتا ہے پڑھنے والا، اس نے کہا تھا۔ تو اتنا بڑا جینیس ہے، ذہین فتین بچہ، ٹاپ تو ہی کرے گا، دیکھنا یہ بڑے بڑے بورڈ لگیں گے تیرے نام کے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا بس کرو میری تعریفیں کر کر کے، مجھے آسمان پہ نہ پہنچاؤ۔ وہ کتابیں سمیٹنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، تو چڑھ جا آسمان پہ، میں سیڑھی لگا کر خود ہی نیچے اتار لوں گا، اور اگر میں اوپر سے اوپر ہی چلا گیا تو؟ وہ مذاق میں بولا تھا لیکن ساتھ چپ کر گیا تھا۔ نظروں کے سامنے وہ فلم سی چل پڑی تھی، وہ چہرہ، وہ ٹرین، وہ سفر، وہ چیخ، خون، لاش، موت۔ احسن نے دیکھا وہ لال پڑتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بنا جواب دیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، بائے۔ وہ حیران سا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا تھا۔ کنزا اپنے کمرے میں بستر پہ پیٹ کے بل، کوہنیوں کے زور پر سر اٹھائے لیٹی تھی۔ سامنے رجسٹر کھلا پڑا تھا۔ اس نے وہ پینسل اٹھائی اور لکھنے لگی، وہ نام جو آپوں آپ اسے قلم سے نکلتا جا رہا تھا، وہ آنکھیں موند کر بھی لکھ سکتی تھی، وہ جو بس نام نہیں تھا، اس کی عادت تھا، پرانی عادت، احسن۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے، گال لالیاں پہن چکے تھے، وہ ورق اس نام سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ مما امبرین باورچی خانے میں تھی، بھاگی بھاگی آئی تھی۔ وہ ننھا سا بچہ ہوں ہوں کرتا اسے ہی پکار رہا تھا۔ اسے آتے دیکھا تو دونوں باہیں کھول کر اٹھا لی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ مسز عمران، اچھی خبر نہیں ہے، آپ ماں نہیں بن سکیں گی۔ میں کہتی ہوں ابھی اسی وقت اسے باہر نکال۔ کون سا سکھ دیا ہے اس نے؟ بانجھ عورت سے کیا فیض ملے گا کسی کو؟ باتیں یاد کر کر کے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس کے سینے سے لگا بچہ اس کا نہیں تھا، تو کیا وہ واقعی اس کی ماں نہیں تھی؟ ماں بس 9 مہینے کی مشقت کا نام ہے کیا؟ وہ جب روتا تو وہ اس کے ساتھ روتی تھی، اس کی بھوک میں اپنا آپ ختم کر ڈالتی تھی، اس کو بیماری سے بچانے کو مر جانے کو تیار رہتی تھی، سردی گرمی سب سے پہلے اس کی خاطر ہیلے کرتی تھی۔ تو وہ تب بھی ماں نہیں تھی کیا؟ وہ بانجھ تھی تو واقعی میں بانجھ تھی۔ چلو مما آپ کو نہلا دے، پھر نئے کپڑے پہن کر سوئی سوئی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس نے پیار سے اس کے گال چوم لیے۔ آئی ایم سوری یار۔ اگلے دن وہ اس کے سامنے تھا۔ بس مجھے تیری بات اچھی نہیں لگی تھی، موت کی بات مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ احسن اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا تو اب میں بھی سوری کروں؟ بالکل، وہ فٹ بولا تھا۔ احسن نے کانوں کی لو کو چھوا تھا۔ سوری، بس سوری سے کام نہیں چلے گا، شام کو میرے ساتھ مووی دیکھنے بھی جانا پڑے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کبھی سینما نہیں گیا، تو میرے کون سا والد صاحب تھیٹر چلاتے تھے؟ ابو اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اجازت نہیں دیں گے یا تو مانگے گا نہیں؟ دونوں۔ سعد نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بچوں، تیری سوری ریجیکٹ کرتا ہوں، جا۔ احسن نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اچھا تو اب میں ہاں سمجھوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ عادل کی جمع پونجی اب ختم ہو چکی تھی، وہ آخری لال نوٹ، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کے لیے اب اسے کام کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ گل بدن کے پاس آیا تھا۔ آپ اس شہر کی ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا، مجھے کوئی کام دلوا دیں۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ کیا کر لے گا تو؟ سب کچھ، وہ جھٹ سے بولا تھا۔ بار میں ڈانس کر لے گا؟ وہ چپ رہ گیا۔ بول۔ کچھ کلب ہیں جاننے والوں کے، انہیں تو ڈانسرز ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ نہیں، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ اچھا تو جا مدرسے میں جا کر بچوں کو سپارے پڑھا دے، یہ ٹھیک ہے؟ وہ خاموش رہ گیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے عین سامنے آ بیٹھی تھی۔ جب موت سامنے نظر آ رہی ہو نا، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام، بس زندگی چن لیتے ہیں۔ مرتے ہوئوں کو تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ میں نے یہ سب کرنا ہوتا تو وہیں نہ رہ لیتا؟ تارا کیوں برباد ہو گئی پھر؟ وہ وہیں ملک کو لبھا لیتی۔ موت تھی نا سامنے، بچنا مقصود تھا نا، میں تو پھر وہیں حرام چن لیتا، تو یہ سب تو نہ ہوتا۔ اب کی بار وہ چپ رہ گئی تھی۔ میں تارا کی قربانیاں ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں یہ سب نہیں کروں گا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو کل کلب چلا جا، جس کام پہ دل مانے وہ کر لینا، جس پہ نہ مانے اسے منع کر دینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تجھے لگ رہا ہوگا کہ میں کتنی خود غرض عورت ہوں کہ چند ہزار روپوں سے تیری مدد نہیں کر پا رہی۔
ہاں میرے پاس پیسہ ہے، کم از کم اتنا ضرور ہے کہ تو آسانی سے پڑ جائے، اتنا کہ میں عیش کی زندگی گزاروں۔ لیکن وہ ذرا رکی اور اسے دیکھا۔ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے زور پر رینگتا رہے۔ میں تیری بے ساکھی نہیں بنوں گی، میں کیوں بنوں؟ تیرے دونوں ہاتھ پیر سلامت ہیں، خود لڑ، خود جیت۔ اس نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا تھا۔ وہ رقاصہ اسے پتے کی بات سمجھا گئی تھی۔ سینما گھر کی بڑی اسکرین پر فلم چل رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا جب وہ یوں وہاں آیا تھا، یا آؤٹنگ کے لیے کسی دوست کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا۔ پاپ کارن کھاتے ہوئے اس عام سی مووی کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ہنستے روتے تماشائیوں کے درمیان بیٹھے اس نے جانا تھا کہ وہ سب کچھ کتنا خوبصورت تھا۔ واپسی پہ اس خاموش سی سڑک پہ ساتھ کے پیچھے بائک پہ بیٹھے اس نے زندگی میں پہلی بار رات کی خوشبو کو کھلے آسمان میں محسوس کیا تھا۔ وہ سب اتنا دلکش ہوگا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اندھیر رات میں خالی سڑک پر بے مقصد چلنا اور بس چلتے رہنا، ہنسنا اور بس بلا وجہ ہنستے رہنا، دونوں بازو ہوا میں پھیلائے جھومنا اور بس آنکھیں موندے رکھنا، زور سے چلانا اور بس چلاتے جانا۔ وہ زندگی تھی، وہی تو زندگی تھی۔ اور یہ سب سکھانے والا، بتانے والا اس کا پہلا اور واحد دوست، وہ جو ہولے ہولے اس کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ وہ جب مسکرا کر اسے دیکھتا تو اس کا دل چاہتا کہ سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ مسکراتا رہے، اس سے باتیں کرے اور بس باتیں کرتا رہے، وہ ساتھ رہے اور بس ہمیشہ رہے۔ وہ سب اتنا تو دلکش تھا، وہ سب اتنا اچھا تھا، اتنا صحیح تھا۔ پھر ابو کیوں اسے اس کے سیپ میں قید رکھنا چاہتے تھے؟ وہ کیوں کہتے تھے اسے انسان پر رکھنا نہیں آتے؟